को एक अमृत महोत्सव के तौर पे मना रहे हैं। साथियों, ये दिन हम जो नई पीढ़ी के लोग हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ, ये कितने बलिदानों, कितने संघर्षों और त्याग के बाद आया, शायद हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते। 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें बहुत जोर से देश के सब वर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन दुर्भाग्य से वो सफल नहीं हो पाया। उसे बुरी तरह कुचला गया और जगह जगह पेड़ों पर क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को फांसियों पर लटकाया गया। और सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि उन लोगों की लाशें वहीं पर गले, उन्हें कोई उतारे नहीं, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो, ये सबक हासिल हो कि इस सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसका ये हश्र होगा। गांव के गांव जला दिए गए और सारा देश सहम गया। कुछ साल बाद फिर दोबारा से आजादी का जज्बा जगा। पंजाब में, जहां से मूल रूप से हमारा परिवार आता है, वहां पे फिर आवाज उठी, बंगाल में उठी। और सरदार भगत सिंह जिस परिवार से थे, मेरा जो परिवार है, उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, सभी लोग स्वतंत्रता आंदोलन में लगे। किसान आंदोलन भी वहां चला, पगड़ी संभालो जट्टा का नारा दिया गया और देश की आजादी के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष की अगली घड़ी सरदार भगत सिंह थे। उनके छोटे चाचा लाहौर जेल में 1909 में सरदार स्वर्ण सिंह शहीद हो गए थे। सरदार अजीत सिंह जो एक किसान नेता थे, उन्हें मांडले बर्मा में लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक के साथ निर्वासित किया गया था, एग्जाइल में थे और उन्होंने पूरा संग्राम जीवन भर लड़ा। सरदार अजीत सिंह बाद में भारत रिहा होके आए, फिर सेल्फ एग्जाइल में वो यूरोप चले गए और जर्मनी और इटली में रह के उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर काम किया, आईएनए गठित की। तो इस परिवेश में सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ, उनका लालन पालन हुआ। वो बड़े बचपन से वो क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ उनका रुझान था। उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई लाहौर में और विद्यार्थियों को इकट्ठा करके उनके जन जागरण का काम किया। बाद में जब और थोड़े वो बड़े हुए तो नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे, वहां से क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और न सिर्फ पंजाब बल्कि उत्तर प्रदेश उनके कार्यक्षेत्र उनका बना। कानपुर और दूसरी जगहों पे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जो काकोरी कांड में शहीद हुए, ये सब उनके साथी थे और उन्होंने मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाया। सरदार भगत सिंह जिस दल में थे उसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। उन्होंने उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ उसका नाम रखा और ये कहने की कोशिश की कि हम चाहते हैं कि बराबरी का समाज आए। सरदार भगत सिंह की सोच सिर्फ राजनीतिक आजादी लेने तक नहीं थी। उनका कहना था कि सिर्फ अंग्रेज चले जाएं और उनकी जगह गोरों की जगह काले आके बैठ जाएं, इसे आजादी नहीं कहते। जब तक आमूलचूल परिवर्तन इस समाज में नहीं होगा और समाज के आखिरी किनारे पे जो आदमी खड़ा है उस तक आजादी नहीं पहुंचेगी, हम अपने आप को आजाद नहीं मान सकते। उनका मानना था कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाते, क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार विचारों की सान पे तेज होती है। उन्होंने कुछ एक्शन में हिस्सा लिया। जब साइमन कमीशन भारत आया, जो भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए था और उसमें एक भी आदमी भारत का नहीं था, सारे अंग्रेज थे, उसका विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध का अगुवाई की, लाठीचार्ज हुआ और वो शहीद हो गए। तो सरदार भगत सिंह ने देश के उस अपमान का बदला लिया। बंगाल की नेत्री वासंती देवी ने कहा कि इस देश की तरुणाई में कोई ऐसा आदमी बचा है जो देश के इस अपमान का बदला ले। तो सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने उस चैलेंज को कबूल किया और उन्होंने उस अंग्रेज अफसर का, जिसके आदेश पे लाठीचार्ज हुआ था, उसका वध किया। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को
केंद्रीय असेंबली में, जिसे आज संसद के तौर पे हम जानते हैं, इसी संसद भवन में 2 बिल लाए गए, जो ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, जो मजदूरों के और लोगों के नागरिक अधिकारों का शरण करने के लिए थे, उन्हें छीनने के लिए थे। हमारे जितने जनप्रतिनिधि केंद्रीय असेंबली में थे, उन्होंने उसका विरोध किया और बहुमत उसके खिलाफ गया, लेकिन वायसराय को अधिकार था कि वो अपने विशेषाधिकार से नामंजूर प्रस्ताव को भी पास कर दे। ज्यों ही वो घोषणा हुई, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां 2 धमाके किए। जिस सदन में आज लोकसभा बैठती है, इसी सदन में दर्शक दीर्घा से उन्होंने 2 बम फेंके। उस बमों में कोई ऐसा तत्व नहीं था जिससे किसी को चोट लगे या किसी की जान जाए। वो सिर्फ धमाका करने के लिए थे। वो इस देश की करोड़ों जनता की दबी और कुचली जनता की आवाज ब्रिटिश सरकार के कानों में पहुंचाने के लिए थे कि ये देश अब जाग गया है और अब ये ज्यादा दिन गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने आप को वहां गिरफ्तार कराया और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। उसके अगले 2.25 वर्ष तक उनके मुकदमे दिल्ली के सेशंस कोर्ट, पंजाब के हाई कोर्ट और फिर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल में चले। सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने कोई वकील नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि जो हमने काम किए हैं हम स्वीकार करते हैं, लेकिन क्यों किए, हमारा मकसद क्या था, ये हम बताना चाहते हैं। जिन दिनों वो केस चले, अदालतें जहां अक्सर बहुत गंभीर वातावरण होता है, वो एक उत्सव की तरह खिलखिलाती थी। वहां पे मेरा रंग दे बसंती चोला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जैसे नगमे छाए रहते थे। उनको 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई। उनके साथ महाराष्ट्र से राजगुरु और पंजाब से सुखदेव भी थे। तीनों आदमियों को फांसी का आदेश दिया गया। सरदार भगत सिंह अंतिम समय तक अपनी परीक्षा की घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो दिन नजदीक आए और उन्हें फांसी के पर जाकर देश के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का अवसर मिले। जब उनकी फांसी 24 मार्च 1931 को तय हुई थी, एक दिन पहले सरकार घबरा गई और एक दिन पहले 23 मार्च की शाम को उन्हें फांसी दी गई, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब वो जेलर उन्हें लेने के लिए पहुंचे तो सरदार भगत सिंह एक क्रांतिकारी का आत्मचरित्र पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा अधिकारी से कि ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो पुस्तक के कुछ पन्ने बचे थे, वो पढ़े, पुस्तक उछाली और तीनों वीर फांसी के लिए फांसीघर की तरफ चले गए। और उन्होंने वहां पर मौजूद ब्रिटिश मजिस्ट्रेट से कहा कि मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको देखने का मौका मिलेगा कि हिंदुस्तान के नौजवान सिर्फ ऊंचे आदर्शों की बात नहीं करते, वो हंसते हंसते अपने उन आदर्शों के लिए प्राणों का उत्सर्ग कैसे करते हैं, आपको ये देखने का अवसर मिलेगा। जैसे आप जानते हैं कि उन्हें उस रात सेंट्रल जेल लाहौर में फांसी दे दी गई। उनके शव परिवारों को नहीं दिए गए, क्योंकि बाहर मुख्य द्वार पे जेल के लाखों का मजमा था, भीड़ थी, जो ये कह रहे थे कि इनकी फांसी की सजा रोकी जाए, उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। उनके शवों को टुकड़ों में काट दिया गया और बोरियों में भर के जेल की पिछली दीवार तोड़ के आर्मी के ट्रक में वहां से चोरी छुपे ले गए और लाहौर से 60 किलोमीटर दूर फिरोजपुर, जहां आजकल हमारा हुसैनीवाला का बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का, उस जगह सतलुज के किनारे लाके चुपचाप रात में चोरी से तीनों का संस्कार कर दिया। ये देश ऐसे अनेक बलिदानों से के कारण आजाद हुआ। अंडमान की सेलुलर जेल में लोगों ने अपनी जिंदगियां गला दी। उन लोगों को कोई स्वार्थ नहीं था, उन्हें कोई पद, पैसा या यश, सम्मान नहीं चाहिए था। उनकी सिर्फ एक इच्छा थी कि हमें हमारे देश पर से गुलामी का यह दाग हटे, ताकि आने वाली पीढ़ियां सिर ऊंचा करके आजाद भारत के नागरिक कहलाने का गौरव हासिल कर सके। साथियों, जिस सपने को लेकर उन्होंने बलिदान दिए, अभी वो सपना पूरा नहीं हुआ।
बल्कि कुछ मायनों में हालांकि हमने तरक्की बहुत की तकनीकी तौर पे, आर्थिक तौर पे, लेकिन अभी कुछ चीजों में हमारा देश और पिछड़ गया है। जाति, धर्म, भाषा के नाम पे आज समाज को ज्यादा बांटने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पे है। ऐसा सपना उन शहीदों ने नहीं देखा था। तो आज ये संकल्प लेने का दिन है कि ये आजादी जो 7 लाख से ज्यादा लोग, युवा जिन्होंने बलिदान दिए, फांसियों पे गए, गोलियां खाई और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, अपनी जवानियां जेल में गुजार दी, अपने परिवार के सुख दुख में शामिल नहीं हो पाए, उनके असीम बलिदानों से ये आजादी मिली है। इस आजादी को हमें बचा के रखना है, अक्षुण्ण रखना है, ताकि वो बलिदान व्यर्थ न जाए और उनके सपनों का देश बने। इसके लिए हमें ईमानदारी से काम करना है। देश के लिए हमारा जो कर्तव्य है वो उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने बलिदान दिए थे और हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिए थे, उसी जज्बे को कायम रखना है। साथ ही आज का जो आजादी का दिन है, 2 प्रांतों ने भारत की आजादी में बहुत बलिदान दिए, बंगाल और पंजाब। यही संघर्ष के मामले में सबसे आगे थे और इन्होंने ही विभाजन का दंश झेला। 10 लाख से ज्यादा लोग उस विभाजन की त्रासदी में मारे गए। तो बहुत कष्ट के साथ हमें आजादी मिली। इस आजादी को अंदरूनी तौर पे, देश के बाह्य खतरों के तौर पे हमें बचा के रखना है। मेरे से पूर्व वक्ता ने सरदार भगत सिंह के जिस अंतिम पत्र का जिक्र किया, मेरे पिता स्वर्गीय कुलतार सिंह जी तब 12 वर्ष के थे और छोटा भाई था, ये सोच के कि बड़े भाई से दोबारा मिलना नहीं हो पाएगा, फांसी हो जाएगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए तो वो पत्र उन्होंने लिखा, जो उर्दू के शेर उन्होंने सुनाए। उनका भावार्थ कुछ ऐसा है, अनुवाद ऐसा है कि अंग्रेजों को फिक्र है, उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज जफा क्या हो। उन्हें ये फिक्र है कि नया ढंग क्या अपनाएं हमें परेशान करने के लिए। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। हमें ये शौक है कि देखें किस हद तक वो हमारे पे जुल्म कर सकते हैं। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहादू सही आओ मुकाबला करें। हम क्यों कंप्लेंट करें कि ये चीज खराब है, वो खराब है। अगर हम सच्चाई के रास्ते पे हैं तो चाहे हिमालय जैसी चुनौती सामने हो, उससे टकरा जाएं। कोई दम का मेहमान हूं अहले महफिल, चिरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। मैं सुबह के दीपक की तरह हूं, जो दिन निकलेगा वो दीपक बुझ जाएगा। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे। ये शरीर मुट्ठी भर राख है, ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश के आने वाली पीढ़ियों को उसी तरह प्रेरित करेंगे, उसी तरह उन्हें जागृति देंगे जैसे बादलों के बीच में से बिजली कौंधती है। उस तरह मेरे विचार नई पीढ़ी को प्रेरित करेंगे। ये उन्होंने अंतिम पत्र लिखा था और देश की आने वाली पीढ़ी को संदेश दिया था। तो हम उन जाने अनजाने लाखों शहीदों को नमन करते हुए आज के दिन, आज जब 75वां स्वतंत्रता दिवस है, नमन करें, उनकी याद को ताज़ा बनाए रखें। वो देश के असली हीरो थे जिन्होंने अपना सब कुछ बिना किसी स्वार्थ के न्यौछावर कर दिया। सरदार भगत सिंह ने तो स्वर्ग की भी कल्पना नहीं करी। उन्हें मालूम था कि जैसे ही फांसी का तख्ता गिरेगा ये जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं था। उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि मेरी फांसी तब हो जब क्रांति की विचार पूरे चरम पे हो, ताकि एक भगत सिंह जाए तो लाखों भगत सिंह पैदा हो। आप सभी आज के दिन यहाँ आए और इस पुनीत दिन को मनाने का, आपने हिस्सा लेने का आपको अवसर मिला। मैं आप सभी का बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ कुल शासक जी का, फैकल्टी का, डॉक्टर अनिल कुमार जी का बहुत आभारी हूं कि मुझे अवसर दिया कि आपसे अपने विचार साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।